एक ऐसी यात्रा जो हमें ले जाती है उस इतिहास में, एक ऐसा समुदाय जो किसी भूभाग से नहीं बल्कि एक उद्देश्य से उत्पन्न हुआ, न्याय, सटीकता और सत्य के साथ। कायस्थों ने तलवार भी चलाई और कलम भी, क्रांतियों का नेतृत्व किया, संविधान भी बनाए और ऐसी रचनाएं लिखी गई जिन्होंने पीढ़ियों इतिहास से प्रेरित किया। भगवान चित्रगुप्त जी महाराज की दिव्य उत्पत्ति से लेकर कायस्थों ने भारत के आध्यात्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहरी छाप छोड़ी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये कहानियां इतिहास में लुप्त हो गईं? फिर से इतिहास की अनसुनी कहानियां सामने आएंगी। जानेंगे कायस्थों का इतिहास, उनकी संस्कृति और उनकी बदलती पहचान। नमस्कार और स्वागत है आपका द कायस्था क्रॉनिकल्स में। एक ऐसी यात्रा जहां हम जान रहे हैं उस समुदाय की कहानी जिसने अपनी बुद्धि, लेखन और प्रशासनिक क्षमता से भारत के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। आज के इस एपिसोड में हम एक नए और महत्वपूर्ण अध्याय की ओर बढ़ेंगे। हम बात करेंगे कायस्थों की विभिन्न शाखाओं की और वो कैसे पूरे भारत में फैले और कैसे समय के साथ उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। लेकिन ये सिर्फ विस्तार की कहानी नहीं है, ये एक संघर्ष की कहानी भी है। हम जानेंगे कि कैसे बंगाल से शुरू हुई एक ऐतिहासिक प्रक्रिया ने कायस्थों के सामाजिक और राजनीतिक स्थान को प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन के दौरान क्या बदला और ऐसा क्या हुआ कि एक समय सत्ता और ज्ञान के केंद्र में रहने वाला समुदाय धीरे धीरे विरोध और विवादों का सामना करने लगा। सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश और ब्राह्मण वर्ग दोनों एक समय के बाद इस समुदाय के खिलाफ खड़े दिखाई दिए? तो आइए इन सवालों के जवाब खोजते हैं इतिहास के पन्नों में छिपी हुई उन कहानियों के साथ जो आज भी पूरी तरह से सामने नहीं आई हैं। तो हमने सर ओरिजिन की बात की और हमने फिर उनके परिवार की बात की। 12 लड़के हुए, अलग अलग जगहों पे गए, पढ़े, वापस आए। एक महाआख्यान की चर्चा हुई, उनके किस तरह से आए थे। अब एक जो चीज़ जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं और मैं चाहता हूं क्योंकि इतना बढ़िया आपने उसको विस्तृत रूप से लिखा है कि 3 तरह के जो कायस्थों के बारे में चर्चा होती है, चित्रसेनीय कायस्थ हैं, चंद्रसेनीय कायस्थ हैं और चित्रगुप्त वंशीय कायस्थ हैं। इनके पीछे का विस्तृत वर्णन क्या है, ये कौन है और कैसे ये 21 राज्यों में एक तरह से भारत के फैले हुए हैं, उसके बारे में सर एक विस्तृत चर्चा करते हैं थोड़ी सी। नहीं, अभिषेक, आपने बहुत सुंदर प्रसंग उठाया है, क्योंकि इस किताब को लिखने के सिलसिले में हम लोग 21 राज्य के, कौन कौन से ये राज्य थे जी? उत्तर प्रदेश कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बंगाल जी, बिहार जी, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, असम, उड़ीसा, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। जी, अच्छा। ये 21 हुई और इन तमाम जगहों पे कायस्थों का सेटलमेंट आपको मिलेगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम। जी। अब उसको हम और एनालिटिकली देखें तो 3 तरह के मोटे तौर पे कायस्थ का कैटेगराइजेशन हुआ है। ये एकेडमिक, ये शास्त्रों में इसकी चर्चा नहीं है, ये एकेडमिक कैटेगराइजेशन आप कह सकते हैं। पहले है चित्रगुप्त वंशीय, जो चित्रगुप्त ईश्वर भगवान हमारे इष्ट देवता के तौर पे माने जाते हैं और जो तमाम हिंदुओं के लिए पाप पुण्य का लेखा जोखा वो रखते हैं तो सबके, लेकिन हिंदुओं की मान्यता है कि ये तमाम 84 लाख योनियों की पाप पुण्य की अकाउंटिंग करते हैं। तो चित्रगुप्त वंशीय कायस्थ 14 स्टेट्स में, जो हमने 21
स्टेट्स आपको गिनाया, जी उसमें से 14 में ये हैं। तो जी। अच्छा खासा तबका जी चित्रगुप्त वंशीय कायस्थों का है। जी उसके बाद चंद्रसेनीय कायस्थ, हम्म, ये 3 स्टेट्स में है, जी प्रीडोमिनेंटली महाराष्ट्र में, हम्म, लेकिन एक मध्य प्रदेश का के हिस्से में भी हैं और गुजरात के हिस्से में भी हैं, हम्म, पता नहीं है लोगों को। जी और थोड़ा बहुत वो दमन में भी हैं, गोवा में भी हैं, मुझे भी नहीं पता था, जी धीरे धीरे पता चल रहा है। जी गोवा में भी हैं, तो जो स्पिल ओवर इफेक्ट होता है तो और जगहों में होंगे, लेकिन प्रीडोमिनेंटली 3 स्टेट्स में है। और जो तीसरी कैटेगरी है, जो कि प्योरली एकेडमिक एट्रीब्यूशन कह सकते हैं उसे, एक प्रोफेसर चित्ररेखा गुप्ता हैं, जिनकी बड़ी मशहूर किताब है कायस्थ पे, और उस किताब में उन्होंने पहली बार एक टर्म कॉइनेज किया चित्रसेनी कायस्थों का। हम्म, और ये चित्रसेनी कायस्थ बंगाल में है मुख्य तौर पे, जी उड़ीसा में है, असम में है और त्रिपुरा में है। अच्छा ऑफ त्रिपुरा ऑल में। प्लेसेस, हाँ। राइट अगर आपको याद हो तो पूर्व मुख्यमंत्री देव साहब भी एक कायस्थ थे, और ये जग जाहिर बात है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन लोगों में कॉन्शसनेस नहीं था। और ये तीनों जो कैटेगरीज हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन इन तमाम में आपको जो कॉमन थ्रेड है वो 3-4 मिलेगा। जी लेखक है, गणक है, शिक्षक है, तो इनमें गवर्नेंस में। राइट इनमें फर्क क्या है सर? इन तीनों में फर्क क्या है? चित्रगुप्त वंशीय मोटे कौन तौर हुए? पे चित्रगुप्त वंशीय वो हैं जो चित्रगुप्त की साक्षात पूजा करते हैं, जी, जो उनको अपना इष्ट, अपना भगवान मानते हैं। हैं। चित्रगुप्त उनका एक वंशीय। उनका मंदिर है कई, जी उसको पूजा भी करते हैं। हम्म, चित्रगुप्त वंशियों में भी थोड़ा वेरिएशन है साउथ में, नॉर्थ के नैरेटिव में। जी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कांचीपुरम चले जाएं तो वो चित्रगुप्त का ही मंदिर है, जी और वो चोला डायनेस्टी के समय का मंदिर है, बहुत पौराणिक मंदिर है। जी लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उसका देखभाल भी कायस्थ ही करते हैं। स्टेट का जो टेम्पल एंडोमेंट बोर्ड है, जी उसके हिसाब से उनका देखभाल ब्राह्मण नहीं करते हैं, कायस्थ ही करते हैं। लेकिन उनकी जो नैरेटिव है, उस नैरेटिव में मैं इसको वेरिएशन मानता हूँ चित्रगुप्त कथा से। जैसे उसमें शिव और पार्वती के बीच में वार्तालाप हो रहा था एक लाइटर मोमेंट में। एक सोने के स्लेट पे शिव ने पार्वती को कहा कुछ ड्रॉ करो, और उन्होंने ड्रॉ किया, तो चित्र बन के आया। उसको उन्होंने राइटर्स गॉड की उपाधि दी अपने तमिल, ये तमिल वर्जन है। और बाद में कहा कि यही चित्रगुप्त है, और उसी से चित्रगुप्त मंदिर की स्थापना हुई जो आज भी है। जी अच्छा, तो ये चित्रसेनी है। ये चित्रगुप्त वंशीय कायस्थों के वेरिएशन की बात कर रहा हूं। राइट, ये अब साउथ जो में। मेन जो चित्रगुप्त के श्रद्धालु हैं वो चित्रगुप्त की पूजा करते हैं। पहली बात तो ये स्पष्ट है, उनके जो दवात पूजा मनाने की प्रथा है। अवतरण दिवस भी मनाने लगे हैं। प्रकटोत्सव भी इक्का दुक्के जगह में आपको मनाने की परंपरा है। तो ये टिपिकली चित्रगुप्त वंशीय कायस्थों में ये मिलता है। जी हालांकि कुछ लोग को जो कहते हैं चित्रगुप्त वंशीय नहीं है, वो कायस्थ नहीं हुए, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि उनका साइलो व्यू है, वो नाक के आगे नहीं देख रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है। जी और जो चित्रसेनीय कायस्थ हैं, इंटरेस्टिंगली ये इनके यहाँ डायरेक्ट ये चित्रगुप्त को नकारते नहीं हैं, सनातन धर्म का इम्पोर्टेंट हिस्सा मानते हैं, लेकिन उनकी पूजा पाठ के जगह ये अपनी वंशावली की पूजा करते हैं। अच्छा, और वंशावली की पूजा की जो परंपरा है बंगाल में, वो आज भी बहुत स्ट्रांग है। जी तो ये क्या कहते हैं, ये चित्रसेन तो एक कायस्थ है, ये उनको कायस्थ मानते हैं, मगर नहीं, ये चित्रसेन करके एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं है। ये कॉइनेज है, एकेडमिक कॉइनेज, एक प्रोफेसर का दिया हुआ, और उसमें कॉमन ट्रेट्स इन तमाम राज्यों में आपको मिलेगा। सरस्वती पूजा के दिन ये कुछ पूजा करते हैं अपने कलम की, दवात की, तो वो वेरिएशन तो मिलता है, लेकिन ये भी लेखक हैं, गणक हैं, शिक्षक हैं, गवर्नेंस में हैं। ऑक्यूपेशनली इट्स
अगेन द सेम। राइट। और साथ के साथ जैसे मेरी कई कुलीन कायस्थ बंगाल के हैं, उनसे चर्चा होती है, जी तो कुलीन कायस्थ चूंकि उत्तर से ही गए, जी तो उनके नज़रों में चित्रगुप्त की महत्ता है जी और उनको उनमें से कई प्रयासरत हैं कि और मंदिरों की स्थापना बंगाल में भी चित्रगुप्त की हो। जी तो ये है चित्रसेनीय कायस्थों की कहानी। जी चंद्रसेनी कायस्थ, जैसा कि मैंने बताया कि एक खास इलाके में इनका राज्य था और कैथिया जो वंश था, जी उस वंश के एक बड़े राजा ने हिंगलाज मंदिर का निर्माण कराया था या रिनोवेट किया होगा, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन हिंगलाज मंदिर से उनका संबंध है। और ग्रेजुअली माइग्रेट करके वो आए अयोध्या की तरफ, अयोध्या के राजा भी बने। ऐसी उनके बारे में स्पष्ट क्षत्रिय होने की शास्त्रों में भी चर्चा है। और उनका माइग्रेशन हुआ है, वहाँ से होते होते ये मध्य प्रदेश में आए और मांडवगढ़ में जो अंतिम अलाउद्दीन खिलजी के अटैक के बाद इनके एक जो सबसे बड़े कमांडर थे जी वो मारे गए और वो कायस्थ थे, सीकेपी थे। सीकेपी ये कहना पसंद नहीं करते हैं, सीकेपी ये बोलते हैं पूरा नाम बोलिए, चंद्रसेनी कायस्थ प्रभु। और इसमें शायद शिवाजी ने भी उनकी बहुत प्रशंसा की है, उनके जनरल थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सीकेपी वो जो जनरल थे, उनको जब मारा गया तो इनको खिलजी को विश्वास नहीं हुआ। मेहरौली, मैं उस जगह पे गया हूँ, मेहरौली के चौराहे पर उनकी बॉडी लाकर टांगी गई और कहा गया कि इसको अभी बॉडी हैंड ओवर नहीं करना जब तक पूरी लोग आके देख ना ले, सो दैट ये फेयर था। और वो कायस्थ योद्धा थे। तो इनकी परंपरा बहुत, ये तो कहते ही हैं कि हम तलवार जीवी भी हैं, कलम जीवी भी हैं, स्पष्ट कहते हैं। और हर जगह उसमें कोई एम्बिगुटी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन चंद्रसेनी कायस्थ, जैसा कि मैं बता रहा था कि हिंगलाज मंदिर के से अयोध्या होते हुए जब मध्य प्रदेश आए, मांडवगढ़ में वो अंतिम इनकी जो मुठभेड़ हुई, परमार उस समय के राजा थे, जिसके साथ ये लोग थे, उनके चीफ कमांडर भी सीकेपी थे। और फिर वहाँ से इनका पलायन हुआ है 2 रास्तों से महाराष्ट्र में। एक जो लैंडलॉक्ड रास्ता था उससे, और एक समुद्री रास्ते से। और इसीलिए थोड़ा कल्चरल वेरिएशन भी खान पान वगैरह का है। लेकिन आज के डेट में उज्जैन वाले हिस्से में मिलेंगे आप जी। और एग्जैक्टली मैंने नोट भी किया है कि किस जगह पे है वो, गुजरात के हिस्से में मिलेंगे और महाराष्ट्र में तो है ही जी। और इसीलिए इस चीज़ को बहुत क्लैरिटी से समझना जरूरी है कि चंद्रसेनीय कायस्थ भी कायस्थ हैं जी। प्रभु तो उनको प्यार से कहा गया और वो उनके नाम के साथ चिपका, उन्हें भी पसंद आया। तो इसीलिए चंद्रसेनीय, चंद्रसेन उनके पूर्वज, वो पूर्वज थे जिनको ये याद करते हैं और उनको पूछते हैं। और चंद्रसेन कौन थे? चंद्रसेन के पिता 3 कैथिया हुए, कुलश्रेष्ठ कैथिया 2 और कैथिया, उसमें वीरसेन कैथिया के पुत्र चंद्रसेन थे। अच्छा। ये कैथिया वंश में जो बता रहा था शुरू में जी। कि कैसे हम लोग, तो ये कौन से चित्रगुप्त महाराज के कौन से बेटे के से अब वो डिसाइड होगी? ये लीनियज तो क्लियर कट है नहीं, लेकिन श्रीवास्तवों से इनका क्लोज रिश्ता दिखता है जी। और इनकी कहानी भी उसी कहानी से, जब ये श्रीवास्तवों का मूवमेंट होता है कैथा से कश्मीर की तरफ जी। तो ऐसा नहीं होता है पॉइंट टू पॉइंट, आप कहीं रुक भी जाते हैं, कुछ लोग ठहर भी जाते हैं, जैसा कि कई आपको व्याख्यान में मिलेगा जी। तो जो पाकिस्तान में है हिंगलाज मंदिर आज भी जी। तो वो क्षेत्र में ये जाके जम गए, बड़े राजा हो गए, अपनी स्वायत्ता हो गई, तो वो मेन स्ट्रीम में हो सकता है उनके साथ श्रीवास्तवों के नहीं रहे, एक इनकी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बन गई। और आइडेंटिटी बनते बनते चंद्रसेनी कहलाए, क्योंकि चंद्रसेन इनके मेन पूर्वज थे, सबसे इंस्पायरिंग पूर्वज कहेंगे। और उसके बाद आगे बढ़े तो कायस्थ इनको याद रह गया, तो कायस्थ जुड़ा।
और लोग ने वाहवाही की तो प्रभु जुड़ा, तो इनको अच्छा लगा वो आज भी चंद्रसेनी कायस्थ प्रभु। ये जो बाल ठाकरे हैं जी, राज ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे हैं, ये सब उसी चिटनेस हैं जी, वहाँ पर। बहुत तनुजा से आपकी मुलाकात हुई होगी, वो है जी, काजोल की माँ, ये सब चंद्रसेनी। और एक पर एक, इनफैक्ट इंडिया इंटरनेशनल सेंटर आप जाएं जी, जो उसका मेन स्थापना हुई है, जी, वो चंद्रसेनी कायस्थ खुद थे। एक पर एक जनरल वैद्या, राइट, इनके, तो इनकी कम्युनिटी में एक पर एक योद्धा, और करंट मेमोरी में भी, जी, हिस्ट्री में आपको नाम मिलेंगे। जब उनकी चर्चा करेंगे तो उन नामों की चर्चा भी करेंगे। राइट। तो सर एक तरह का तो ये तीन अलग अलग तरह के कैटेगरीज ऑफ कायस्थ हुए। और एक बात जो सामने आती है वो ये कि एक सिर्फ लेखक का ट्रेडिशन नहीं था, एक वॉरियर ट्रेडिशन भी कायस्थों का बहुत मजबूत और बहुत वॉरियर ट्रेडिशन रहा है, जिसमें कि बिकॉज आई मीन बिफोर द पेन केम द स्वॉर्ड। एग्जैक्टली। बट ये है कि कलम भी तलवार की उन्नत रूप ही है। जी, कहा जाता है कि आज की तलवार आज का कलम है। तो जो इनको काम धाम दिया गया, जी, उस वक्त ही इनको बताया गया कि ओरल ट्रेडिशन के पूर्वधा तो ब्राह्मण थे, लेकिन लेखन ट्रेडिशन जो इनसे निकला, जिसकी चर्चा हम लोग हिस्टोरिकल हिस्ट्री ऑफ कायस्थ में करेंगे। अभी तो हम लोग उसके महाख्यान और मिथ की बात कर रहे हैं, माइथोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन माइथोलॉजी में भी मैं आपको याद दिला दूं फिर से कि जब ये अवतरित हुए तो एक हाथ में तलवार था और एक हाथ में क्विल या जो भी जिससे लिखते होंगे उस वक्त में, उसकी परिकल्पना है। तो ये तो कलमजीवी और तलवारजीवी शुरू से रहे हैं। फर्क ये रहा कि कालांतर में तलवार को हटा दिया गया और सिर्फ कलम को ही आपका एक तरह से स्मृति चिन्ह मान लिया गया, जो जिस पर अब एक अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है। अब एक अवेयरनेस, आप जैसे बंगाल आप चले जाएं, एक पर एक रेवोल्यूशनरीज कायस्थ थे। करेक्ट। केवल सुभाष चंद्र बोस ही नहीं, आप खुदीराम बोस जैसे अरविंदो घोष, सारे ये सब अरविंदो घोष जी। और ये सब माने रेडिकल गरम दल वाले थे, ये नरम दल वाले नहीं थे जी। तो ये एक मिथ फैलाया गया, राइट, और हम लोगों ने भी अनक्रिटिकली उसको स्वीकार कर लिया, राइट, जो अब दूर हो रहा है। दैट क्लाउड इज विदरिंग अवे। तो सर ये बहुत अच्छा हमें लोगों को एक नैरेटिव मिला कि कायस्थों के अंदर भी 3 प्रकार की कैटेगरीज हैं। एक है हमारे चित्रगुप्त वंशी कायस्थ, जिसको आपने बताया 14 राज्यों में फैले हुए हैं। एक है चंद्रसेनीय, एक है चित्रसेनीय। तो हमने चित्रगुप्त वंशियों का महाख्यान सुना आपसे। चंद्रसेनियों का क्या माइथोलॉजिकल रूट्स हैं और वो कहाँ से निकले, उनकी क्या कहानी है सर? चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभु, CKP जी, जिसको लोग कई बार बोलते हैं, हालांकि चंद्रसेनी कायस्थों को CKP शब्द से बहुत प्यार नहीं है। उनको लगता है अगर ये शब्द जारी रहा तो आने वाले जनरेशन हो सकता है उसका एक्सपैंडेड फॉर्म भी भूल जाए। तो वो इंसिस्ट करते हैं कि हम चंद्रसेनी कायस्थ प्रभु ही बोले जब भी इसकी चर्चा करें। जी। अब इनकी जो इनका महाख्यान अलग है, और वो महाख्यान इनका वो परशुराम की कथा से जुड़ी हुई है। जी। हिस्टोरिकली जैसा कि मैंने आपको बताया और चर्चा की कि हिंगराज के आसपास जो कैथिया वंश के का राज्य था, चंद्रसेन वीरसेन के पुत्र हुए, और चंद्रसेन के समय ही ये काफ़ी एक पावरफुल डायनेस्टी बना। और बाद में वहाँ से ये लोग माइग्रेट करके अयोध्या होते हुए मध्य प्रदेश की तरफ आए। मांडवगढ़ में इनकी कहानी है। और 3 राज्यों में जमीन के रास्ते और समुद्र के रास्ते ये गए और सेटल हुए। जी। एक है आपको महाराष्ट्र मेन। जी। महाराष्ट्र के अलावा
दूसरा है मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सा, और तीसरा है गुजरात का कुछ हिस्सा। जी फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में ये आपको मिलेंगे मुंबई में, जी पुणे में, थाने में, नासिक में, कल्याण में, रायगढ़ में, रत्नागिरी में इनका सेटलमेंट है। और फिर स्पिलओवर भी हुआ है, गोवा में भी ये पाए जाते हैं जैसा कि मैंने बताया। मध्य प्रदेश में ये मिलेंगे इंदौर, धार और उज्जैन में मुख्य तौर पे। जी गुजरात में ये मिलेंगे बड़ौदा, अहमदाबाद और गांधीनगर में मुख्य तौर पे। जी स्पिलओवर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जी ये समझने के बाद आपको क्लियरली धीरे धीरे ये क्लैरिटी आएगी कि इसमें कई बड़े बड़े रियली बड़े योद्धा हुए, जी और यही कारण है कि महाराष्ट्र में सीकेपी ने काफ़ी कंपटीशन अपने ब्राह्मण दोस्तों से हमेशा झेला, जी लेकिन फिर भी ये उसमें अव्वल रहे। right. और ये इत्तेफाक है कि महाराष्ट्र में आज भी कई सरनेम्स हैं जो ब्राह्मण भी इस्तेमाल करते हैं जी और कायस्थ भी करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे गडकरी। जी गडकरी का नाम मतलब है फोर्ट कमांडर। जी जब कायस्थ फोर्ट कमांडर रहे तो तो वो गडकरी कहलाए, जब ब्राह्मण फोर्ट कमांडर कर रहे तो वो भी गडकरी कहलाए। जी देशमुख, जी कारखानीज, हम्म, फडनवीस, ये सब का एक ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ ये है। उसमें से कई जो कॉमन सरनेम हैं ब्राह्मणों के भी, कायस्थों के भी। right. ये मैंने आपको इसलिए बताया कि 7th-8th सेंचुरी में डिफरेंट किंगडम्स के उतार चढ़ाव के बाद ये अयोध्या की तरफ आए। अयोध्या में के राजा भी बने, इसका जिक्र आता है इनके जो इंडिजिनस कम्युनिटी लिटरेचर है उसमें, जी और उसकी चर्चा भी ये करते हैं। और मांडवगढ़ जो इलाका है वहाँ पर परमार राजा से इनको पैट्रनेज मिला, संरक्षण मिला। और वो संरक्षण के बाद अलाउद्दीन खिलजी के वक्त परमार को उसने धोखे और ट्रेचरी से जो 1298 में मरवा दिया। जी उसके बाद इनको उस जगह को छोड़ना पड़ा, और उसी बैटल में इनका एक बहुत बड़ा योद्धा चंद्रसेनी कायस्थ कम्युनिटी का था जिनका नाम था कुकाराम। जी और उसको खिलजी के सेना ने पकड़ा, मरवाया, और मेहरौली के चौराहे पे उसकी डेड बॉडी काफ़ी दिनों तक इसीलिए टांगी जाती रही कि जनता आके विश्वास कर ले कि ये मर गया है, कि कुका जी अब जिंदा नहीं। वो उसका दहशत था और उसके इनविंसिबिलिटी का वो ब्रांड था। वो जी उदाहरण बता रहा हूँ। जी और उसके बाद ये 500 परिवार इनका एमपी से महाराष्ट्र की तरफ बढ़ा, और कुछ सी के रास्ते से और कुछ लैंड के रास्ते से सेटल हुआ। जी और शादरी माउंटेन में भी इनका ठीक ठाक सेटलमेंट है, और यही कारण है कि दमन में आपको मिलेंगे, कल्याण में मिलेंगे, चौल में मिलेंगे, दाभोल में मिलेंगे, गोवा में मिलेंगे, कौरवार में मिलेंगे, और कोंकण के वेस्टर्न घाट इलाके में भी मिलेंगे। पर मेन सेटलमेंट इन 3 जगहों पे है जो मैंने जिक्र किया। जी और ये चंद्रसेन का जो नेम डेरिवेशन है वो चेनाब नदी के किनारे सेटल होने के कारण भी है। right. और इनके जैसा कि मैंने बताया लास्ट इम्पोर्टेंट राजा चंद्रसेन थे जिसको ये मेन अपना रेफरेंस मॉडल आज भी मानते हैं। right. और काया प्रदेश का जिक्र, यानी काया प्रदेश मतलब अयोध्या। इनकी कहानी सर कुछ एक भगवान परशुराम जी से भी जुड़ी हुई है। हाँ, तो वो क्या कहानी थी? वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग, वो इंटरेस्टिंग कहानी उनके महाख्यान को समझने के लिए इसलिए है कि परशुराम सबसे बड़े रेफरेंस मॉडल हुए ब्राह्मणों के। जी आज भी जी जो जैसे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा है, जी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा नहीं है, अखिल भारतीय परशुराम परशुराम महासभा है। सभा है।
और परशुराम के पिता की हत्या हुई। जी। और परशुराम को ऐसी मान्यता है, ऐसा लगा कि ये लोग सोची समझी साजिश के तहत उनकी हत्या हुई। तो उन्होंने एक प्रण लिया कि जितने क्षत्रिय बड़े बड़े ये हैं उनको मैं ख़त्म करूँगा। और उस मुहिम पे निकले तो उन्होंने चंद्रसेन को आइडेंटिफाई कर लिया, डिटेक्ट कर लिया और उनकी हत्या कर दी। और फिर उनके परिवार के अन्य जनों की तलाश में ये खोजते खोजते आए दालभ्य मुनि के आश्रम में। अच्छा। आपको याद हो, हमने जिक्र किया दालभ्य मुनि जी। एक इम्पॉर्टेंट गुरुकुल था। जी, जहाँ पे एक चित्रदूत महाराज के एक लड़के भी वहाँ पे गए, जाके पढ़े। तो ये दालभ्य मुनि के आश्रम में चंद्रसेन की जो पत्नी थी उस समय प्रेग्नेंट थी और उन्होंने आके शरण लिया। जी। तो दालभ्य मुनि बड़े दिल के और गुरु थे। तो जब ये खोजते खोजते पहुँचे परशुराम, तो उन्होंने बहुत टैक्टफुली पहले तो इनकी अच्छी आवा भगत की, सत्कार किया, महिमा मंडन भी की। इससे ये पिघल गए और पिघलने के बाद उन्होंने बातचीत तब शुरू की कि कैसे क्या प्रयोजन हुआ, कैसे आने का। जी। तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा प्रयोजन है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी पत्नी हमारे यहाँ ही है, हमारे शरण में है और वो प्रेग्नेंट है, और ऐसे करने से जो भी उन्होंने समझाया होगा। तो पहले तो ये बड़े रिलक्टेंटली माने, लेकिन शर्त ये रखी कि अब वो उसके पिता की हत्या हो गई है, अधिकतर लोग जो सोर्ड विल्डर थे वो मारे जा चुके हैं, तो ये पेन विल्डर तो रहेगा, सोर्ड विल्डर नहीं होगा प्राइमरली। ये उन्होंने शर्त रखी। हालांकि बाद में आज भी आसीधारी और मासीधारी की बात सीकेपी जब भी कहते हैं तो क्लियरली कहते हैं कि हम दोनों हैं जी, कलमधारी भी हैं, तलवारधारी भी हैं जी। वो कन्फ्यूजन उनमें बिल्कुल नहीं है। उनके ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट तक का उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जी। चित्रगुप्त वंशी कायस्थों की तरह नहीं है कि जितने कायस्थ उतनी सभा, मजाक में लोग कहते हैं, काफ़ी सभाएं हैं, लेकिन उनके यहाँ ये नहीं है जी। और उसके बाद खुश होने के बाद वो इस बात पे मान जाते हैं और ये मोटी महाआख्यान उनके बारे में काफ़ी चर्चित है जी। और जो लोग चित्रगुप्त वंशीय कायस्थों के बारे में जानना चाहते हैं उनको चंद्रसेनी कायस्थों की महाआख्यान को भी समझने की ज़रूरत है और वो इसीलिए इस महाआख्यान को बताना, शेयर करना बहुत ज़रूरी था। बहुत अच्छा। तो ये हमें सर ये पता चला कि ये 3 कायस्थों में भी 3 और चंद्रसेनी कायस्थों को आपको आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि स्कंद पुराण में क्लियरली मेंशन है कि ये क्षत्रिय हैं जी जी। तो इनके क्षत्रिय होने की चर्चा कई दफ़ा आती है जी। और उसको अकाउंट फॉर करके आप देखेंगे तो जो पटना हाई कोर्ट जिस पर हम लोग आएंगे अब जी ने जब ये निर्णय दिया तो ये साइटेशंस थे उनके, स्कंद पुराण का, पद्म पुराण का, ऋग्वेद का, जी हाँ, ये साइटेशन, स्क्रिप्चुरल साइटेशन भी उनका स्ट्रॉन्ग था, एकेडमिक साइटेशन भी स्ट्रॉन्ग था जी, एडमिनिस्ट्रेटिव उनके साइटेशंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे जी। तभी वो 60-70 पेज का जो डॉक्यूमेंट है जी, हर कायस्थ को जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है अब हम आते हैं कि क्या सिलसिला आगे बढ़ा जी। तो वो सिलसिला आगे बढ़ने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि बंगाल का जी चित्रसेनियों का जो महाआख्यान था वो उतना डिस्टिंक्ट तो नहीं था जी, लेकिन एक व्यवस्था दर्पण नाम की का ग्रंथ लिखा, श्यामचरण सरकार की किताब जी, चर्चित किताब है जी। और व्यवस्था दर्पण के कारण ये भी है कि जो शूद्र हाई कोर्ट ने किया जी, तो उस किताब की योगदान ये भी है कि उसकी एक भूमिका रही, लेकिन उसमें उन्होंने राढ़ी कायस्थों की बात की, उन्होंने करनी कायस्थों की बात की, उन्होंने कुलीन कायस्थों की बात की जी। जो बंगाल के अंदर का डायनामिक्स है अंदर का बहुत कुछ उसमें से निकल के आया
और इसीलिए अग्नि पुराण में उसका जिक्र भी है। निकल के आता है। जी तो कोई अगर पूछता है कि भाई बंगाल के कायस्थों के क्या अलग महाख्यान है, जी तो अलग डिस्टिंक्ट महाख्यान नहीं है, लेकिन उसके लिए अग्नि पुराण वो ज़रूर पढ़ें। जी उसके बाद स्कंद पुराण को पढ़ें, और इनकी सरकार साहब की किताब है। और सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है बंगाली काय समाज को समझने के लिए, वो नगेंद्र नाथ बसु की किताब है। जी, जो जातीय व्यवस्था के ऊपर हाँ, जातीय संसार है। और वो कई वॉल्यूम्स में, शायद 22 वॉल्यूम में। 22 वॉल्यूम्स में और किताब इमेजिन है। कीजिए कि वो किताब कई समय से पब्लिश ही नहीं हुआ, क्योंकि बंगाल का पूरा जो वामपंथी पॉलिटिक्स ने शेप लिया, उसने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को काफ़ी दबा दिया। जी जातीय आइडेंटिटी खास तौर पे, काफ़ी उनके अपने आइडियोलॉजिकल रीज़न थे। उनसे अगर आप पूछें शशांक राजा कौन थे, उनसे पूछें पाल डायनेस्टी, तो अधिकतर आज के करंट जनरेशन के बंगालीज दे अपीयर ब्लैंक, जी एंड विच इज़ सैड, बिकॉज एक पर एक लोग रहे। और नगेंद्र नाथ बासु की किताब इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो बड़े विस्तार से जी बंगाली कायस्थों की कहानी आपके सामने लाते हैं। तो एक चीज़ तो ये समझ लेने के लिए जी बहुत ज़रूरी था। सर, हमने अब ये 3 अब कायस्थों के कैटेगरीज जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी और जो ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है, चित्रगुप्त वंशीय, चंद्रसेनीय और चित्रसेनियों के बीच में हम का एक डिस्टिंक्शन, ब्रॉड डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन और हमने उसके बारे में चर्चा की। अब आप वर्ण और जाति की जी हम चर्चा करते हैं, जैसा जी। कि आप कह रहे थे। क्योंकि क्या है कि ये एक सवाल है जो सालों से जनरेशन्स को इसका जवाब नहीं मिला है, और एक बहुत बड़ी वहाँ पे एक शून्यता है कि कायस्थ आखिर किस वर्ण व्यवस्था का हिस्सा है। हालांकि जब आप पढ़ने जाते हैं तो आपको बहुत क्लियर उसके संकेत मिलते हैं, आपको बहुत क्लियर मिलता है अपने, चाहे माइथोलॉजी में हो, ग्रैंड नैरेटिव में हो, या ऐतिहासिक जो उसके सबूत हैं वो आपको मिलते हैं। लेकिन मैं आपसे चाहूँगा, आप आज ये सवाल हमेशा के लिए ये क्लियर हो जाए, कि सेटल हो जाए कि कायस्थों की वर्ण व्यवस्था में क्या प्लेसमेंट है, वर्ण व्यवस्था में कायस्थ कहाँ आते हैं। अभिषेक जी, आपको क्लियरली ये समझना पड़ेगा जी कि वर्ण व्यवस्था मोटे तौर पे क्या है, जी, जाति व्यवस्था मोटे तौर पे क्या है, जी, और ये जो शब्द हम इस्तेमाल करते रहते हैं कास्ट, जी, वो क्या है। और जी, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब जाके लोगों की आंखें खुली हैं, जी, इवन सोशल साइंस में, और वो इन तीनों कैटेगरी को डिस्टिंक्टली अलग करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। जी, एक बड़े स्कॉलर हैं, और आज वो एक किताब लिख रहे हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उनका नाम एक अलग इज्जत से लिया जाता है। जी, उस किताब का नाम ही है कास्ट, वर्ण और जाति। जी, उनका ये कहना है कि जैसे अंग्रेज यहाँ आए जी, तो कई चीज़ें तो उनको समझ में आ गई, क्योंकि कॉमन थी। जहाँ भी इंसान होता है वो खाता है, वो पीता है, वो पॉलिटिक्स करता है, वो लड़ता है, झगड़ता है, लेकिन कुछ उसकी जो बारीकियाँ उनको समझ में नहीं आई। जी, उसमें 2 बारीकी थी। एक तो फोक कल्चर यहाँ का उनके बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा, नहीं आया। और यही कारण है कि ट्राइबल इंडिया पे उनका लास्ट मोमेंट तक उनको कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कि इनको हम कैसे गवर्न करें, कैटेगराइज कैसे करें, गवर्न कैसे करें। वो हमारे विषय से अलग है, इसलिए उस पर चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। जी, और दूसरी चीज़ थी जाति। जी, ये बड़े कंफ्यूज थे कि जाति होती क्या है। जी, जाति नहीं है, जाति होती है तो होती क्या है। तो इन्होंने उसका बड़ा शॉर्टकट रास्ता निकाला। पुर्तगाल में एक शब्द का इस्तेमाल होता था वहाँ की सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। जी, वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन 18 खंडों में वर्टिकली अरेंज्ड हायरार्की थी, और उसको ये लोग कास्टा कहते थे। जी, पुर्तगीज वर्ड है।
और वो अलग अलग जो अरेंजमेंट था, ये उससे सुपीरियर है, ये इससे इन्फीरियर है। जी राजा की बेटी से शादी हुआ तो एक कास्टा हो गया, जी राजा की मंत्री जी के बेटी से शादी हुई दूसरा कास्टा हो गया। तमाम परमुटेशन कॉम्बिनेशन की अपनी अपनी कास्टा थी। जी, तो इनको लगा ये तो लगता है कि चीज़, सेम ही है। हाँ और इन्होंने कास्ट वर्ड इस्तेमाल करना शुरू किया। और मुझे आश्चर्य होता है, मैंने भी कंट्री के बेस्ट सोशियोलॉजी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई की, कि किसी ने इसको बहुत हाल तक इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि ये एक वर्ड ही इंडियन वर्ड नहीं है। करेक्ट। इंडियन वर्ड हमारे संस्कृत और बाकी ट्रेडिशंस के जो आते हैं वो है वर्ण और जाति। वर्ण हो जाती, ठीक। और वर्ण क्या है? सोशियोलॉजी में बहुत सिंपल टर्म है कि एक आइडियल और एक रियल। जाति रियल है और वर्ण आइडियल है, जी जिसको सोशियोलॉजी में कहते हैं नॉर्मेटिव कैटेगरी, माने जो आपका एस्पिरेशनल कैटेगरी है जी, वो वर्ण है, राइट। और एग्जिस्टेंशियल जो सच्चाई वाली कैटेगरी है जो आप वो हैं। जाति है। जी जाति है। जी आइडियल और रियल का जो फर्क है, और वो आइडियल क्या है? पूरे इंडिया में आप चले जाएं, रिचुअल हायरार्की, दो तरह की हायरार्की होती है। एक सेकुलर हायरार्की होती है जिसको पॉलिटिकल जूरल भी कहते हैं हायरार्की, और एक होती है रिचुअल हायरार्की। रिचुअल हायरार्की में पूरे इंडिया में टॉप पोजीशन और बॉटम पोजीशन में प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ब्राह्मण रिचुअल हायरार्की में हर जगह टॉप पे है, और जिसको हम आज दलित कहते हैं वो शूद्र, वो उस हायरार्की के बॉटम में है। पूरे इंडिया में स्थिति एक है रिचुअल हायरार्की में। जी लेकिन बीच में क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं। जी बीच का जो दो कैटेगरी हुए, क्षत्रिय, जी उसमें राजपूत भी कूद पड़े हैं। जी, वो कब आए, कैसे राजपूत बने, ये सब बड़ा इंटरेस्टिंग सोशियोलॉजिकल स्टडी का हिस्सा है। जी उसी तरह से ब्राह्मणों में कंट्रोवर्सी ज़्यादा नहीं है। ब्राह्मणों के अंदर कंट्रोवर्सी है कि ये बड़े कि वो बड़े, वो झगड़ा भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जी और आई टू आई नहीं देखते हैं। लेकिन वीज़ा भी अदर्स उतना प्रॉब्लम नहीं है। जी, ये प्रॉब्लम बीच के कैटेगरी का, कौन कौन से बीच के कैटेगरी? क्षत्रिय और वैश्य में। जी, तो ऊपर नीचे फिक्स्ड है, बीच में फ्लूइड है। राइट। अब जाति में आइए, जाति भी हायरार्की है, लेकिन वो हायरार्की पैन इंडिया नहीं है। जी, फॉर एग्जांपल, कहीं पर यादव ओबीसी हैं, राइट। हरियाणा में जाइएगा तो अपर कास्ट हैं, जी कहीं पे अधिकतर जगह में कायस्थ अपर कास्ट हैं जी या अपर जाति के हैं, जी, उच्च जाति के। आप चले जाइए तमिलनाडु में ओबीसी हैं। अच्छा। हाँ, दलित कहीं नहीं है, लेकिन ओबीसी और है। ये हैं, जी, तो ये उसका वेरिएशन मिलेगा। राइट। तो ये जाति में ऊपर नीचे जाति भी रिचुअल हायरार्की में एक है, लेकिन बीच में काफ़ी क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स, मैं उससे ऊपर, मैं उसके नीचे, जी वगैरह वगैरह। और जाति उस समय तक 6,000 थी, अब नया जनगणना होने वाली है, लोग 8,000 की लगा रहे हैं अटकलें। हाँ, और वो जो कुमार सुरेश सिंह साहब की किताब है जी उसमें भी एक लिमिटेड कम्युनिटी की, तो वो स्वेल कर रही है, जी, स्पेशलाइज कर रही है, नई नई कैटेगरी आ रही हैं। तो ये रियल एग्जिस्टेंशियल जो कि डायनेमिक जी, कैटेगरी है, वो बढ़ती भी है, हो सकता है घटे भी, लेकिन घटने की गुंजाइश नहीं दिखती है। नई नई जातियाँ, नए नए कलाकार पैदा हो रहे हैं, जी दावेदारी बन रही है, रिजर्वेशन वगैरह वगैरह। जी, इसीलिए जब भी हम वर्ण और जाति को का शब्द का इस्तेमाल करें तो पहला चीज़ ख्याल में रखें कि ये इंडियन कैटेगरी है दोनों। राइट एक आइडियल कैटेगरी है और एक रियल कैटेगरी है। राइट जाति रियल कैटेगरी है, वो आइडियल कैटेगरी है। आइडियल कैटेगरी फिक्स्ड है, राइट। उसमें ज़्यादा डिबेट नहीं है। दिक्कत होती है जब हम जाति को वर्ण में कहाँ हम फिट हो रहे हैं। जी वर्ण है ही 4, जी, फिट आप सोचोगे कि हम यहाँ हो गए, दूसरा वाला मानेगा नहीं कि आप वहाँ हो, राइट। फिर दावेदारी होगी, मैं बड़ा कि तुम बड़ा। जी तो ये झगड़ा वहाँ से निकलता है। जी, अब तो एक कैटेगरी, इन कैटेगरीज को बहुत कॉन्सेप्चुअली क्लियर होके देखना चाहिए। जी, और वर्ण, हमारा वर्ण क्या है? जब कोई फिक्स्ड चीज़ है ही नहीं तो आपको फिक्स्ड मेंशन होगा कहाँ? जी, कहीं पे तो आप अपर कास्ट, जी, उच्च जाति के हैं, जी, और कहीं पे आप मध्यम जाति के हैं, जी,
तो ये जो साइलो व्यू के कारण जी जो अपर जाति वाले स्टेट में रहते हैं जी वो सोचते हैं कि हर कायस्थ जो है जी अपर जाति का ही है, जी उसको थोड़ा सा साउथ घूम फिर के आना चाहिए जी और ये सवाल 10 से पूछ के आना चाहिए कि कर्नागीर क्या है, उसके बाद मुदलियार क्या है, उसके बाद अंबटार क्या है, तब उनको आंख खुलेगा। तो ये लोग जो मुदलियार करुणागिर ये लोग ओबीसी में आते हैं, ओबीसी हैं साउथ इंडिया में? क्योंकि साउथ की पॉलिटिक्स ऐसी गुजरी जी कि वहाँ पर ओबीसी होना बहुत बड़ा प्रिविलेज हो गया। जी वहाँ पर ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण के दो थैले बने। जी ब्राह्मण को नॉन ब्राह्मणों ने एक खास हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में सोचा कि यही सबसे बड़े शोषक हैं, इनको दबाया जाए, और उसमें वो सफल भी हुए। अधिकतर ब्राह्मण तमिलनाडु छोड़ के, साउथ छोड़ के बाहर की तरफ कूच कर गए। लेकिन अब कैटेगरी वहाँ पे नॉन ब्राह्मणों का बहुत स्ट्रॉन्ग जरूर हो गया है। चैलेंज उनको है कि इन कैटेगरीज को अब थैले के अंदर एक साथ रखा कैसे जाए, हाँ क्योंकि अंदर से वो भी कुलबुला रहे हैं, हाँ उस बोरे के अंदर वो भी कुलबुला रहे हैं। जी ये पॉलिटिकल स्थिति है और हम लोगों ने ये फेस किया जब साउथ में हम थोड़ी घुसपैठ करने, रिसर्च के घुसपैठ में गए, तो वो बड़े साशंकित हो गए कि हमारे बहुत अथक परिश्रम के बाद एक बनाए हुए कैटेगरी को ये सेंध लगाने आए कि ये हमारे ओबीसी से बाहर ना निकलवाते हैं हमें कहीं है। और उससे ज़्यादा दूसरे वाले आशंकित हो गए कि ये तो कुछ डिवाइड एंड रूल टाइप का पॉलिटिक्स लेके आए, जैसे हमारी कोई मंशा थी नहीं। जी लेकिन वी कुड सी दैट दे आर वेरी स्केप्टिकल, राइट and they were showing that skepticism from time to time. राइट Gradually उनको लग गया कि नहीं, ये उस तोड़ फोड़ मंशा वाले से नहीं आए नहीं आए। राइट तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा था कि ये समझना जरूरी है जी कि वर्ण क्या है, जाति क्या है और कास्ट क्या है। ये तीनों अलग अलग चीज़ है। कास्ट हमारी ओरिजिनल चीज़ है ही नहीं। राइट हमारी ओरिजिनल चीज़ वर्ण है, जी नो डाउट आज भी है वर्ण, और हमारी सबसे असली रियलिटी है जाति। जी जो जाति नहीं है राइट वो ठहरी हुई है, लेकिन वो भी फ्लूइड है। कोई संस्कृताइजेशन चाहता है, जी कोई क्षत्रियाइजेशन चाहता है। जी सोशियोलॉजी पढ़े तो आपको ये सब टर्म समझ में आएंगे जी कि ये तमाम जातियाँ अदर देन ब्राह्मण सब ब्राह्मण बनना चाह रहे हैं। राइट जितने राजा हो गए, कायस्थ राजा इंक्लूडिंग, वो भी चाहते हैं कि रोज हमको लोग क्षत्रियकरण हो जाए। उसकी पूजा भी है, उसकी पूजा भी है, पावर की कि पूजा भाई है। आप अगर क्षत्रिय नहीं है और आप चाहते हैं और आप राजा हैं और क्षत्रिय बनना चाहते हैं तो उसकी आप पूजा राजा है। हैं तो आप लंगड़े राजा हैं। हाँ अगर क्षत्रिय नहीं हुए तो आप लंगड़े राजा हैं। पुराने समय की मान्यता ये थी, अब तो रजवाड़े ही नहीं रहे, जी आज की चर्चा नहीं है, जी लेकिन जब थी तो क्षत्रिय कहलाना एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था। जी ये स्ट्रगल शिवाजी ने भी फेस किया है अपने टाइम पे, आपको पता है। राइट। तो सर अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसके लिए ये तो एक ये तो हमारा वर्ण जाति वर्ण और जाति और की कास्ट के का ऊपर difference एक हो हमारा डिफरेंस हो गया। इसके लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई भी लड़ी गई, जो कि लीगल लड़ाई लड़ी गई, एक कानूनी लड़ाई भी लड़ी क्योंकि गई। उस समय की ये बड़ी रियलिटी थी। हाँ, तो वो क्या था जो आप सोचिए, इसको इस तरह समझिए कि उस समय जो भी पावरफुल लोग थे वो वर्ण के या तो ब्राह्मण हैं या ब्राह्मण के वेरिएशन हैं, या क्षत्रिय हैं या क्षत्रिय के वेरिएशन हैं, कि होड़ में थे, इस दौड़ में थे, होड़ में थे। जी कायस्थ इसकी अब बात नहीं है। तो इस होड़ में लेकिन वो प्रॉस्पर भी कर रहे थे। जमींदारियां उनकी बनने लगी थी। बड़े बड़े मुगलों के समय, बाद में अंग्रेज़ों के समय पोजीशंस, दिमाग था आईसीएस में, इधर उधर कई जगह वो खुद अपने काबिलियत से बड़े बड़े जगहों पे पहुंच रहे थे। तो उससे इनके खिलाफ एक कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति भी पैदा होना शुरू हुई। पूरे भारत में 3 ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत मैनिफेस्ट ढंग से वो कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने आता है। बंगाल उसका बिल्कुल एपिसेंटर था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस उसको कहते थे उस वक्त, वहाँ भी पूरी जोर थी कि इनको पुल डाउन करो। जी,
आप ये ब्राह्मण और कायस्थों का एक केवल ब्राह्मणों का नहीं था, ब्राह्मण उसके भाई वो लीडर थे, इनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर और इंटेलेक्चुअल लीडर तो वही थे, तो वहाँ वो ज़्यादा मुखर के आता है। बट बाकी भी अंग्रेज़ों में भी बहुत कॉम्प्लेक्स था कायस्थों के लेके, इसलिए क्योंकि जब इन्होंने इस्लामिक रूल यहाँ बढ़ा तो उस वक्त कायस्थों ने पर्शियन सीखा, और इस तरह सीखा कि अगर 100 स्कॉलर हैं तो 90 उसमें से काय स्कॉलर ही जो पर्शियन स्कॉलर माने जाते हैं जी। उससे उनको एक्सेस मिला पावर कॉरिडोर में जी। जगह मिली। तो जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि अरे उनके सबसे बड़े दुश्मन नंबर 1 कौन है? मुसलमान, क्योंकि एडवर्सरी हैं, राइट। जाति और इसकी बात नहीं थी, धर्म की बात नहीं थी जी। भाई पावर पोजीशन में तो वही है जी। उसको जब तक मैं डाउन नहीं करूंगा तो मैं पावर में कहाँ से आऊँगा? बिल्कुल। तो उसको डाउन करने की एक मुहिम थी जी। उसमें अंग्रेज भी उसके पार्ट थे, और ब्राह्मण तो एक ट्रेडिशनल एलीट थे, उनकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो गई थी जी। और वो भी छटपटा रहे थे कि किस तरह से इनको अगले दंगल में पटका जाए जी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जैसा कि मैंने बताया बंगाल के बारे में, जैसा कि बताया उत्तर प्रदेश के बारे में, तीसरी जगह है महाराष्ट्र जी। महाराष्ट्र का वो प्रसंग बड़ा इम्पोर्टेंट है जहाँ एक वहाँ के बड़े इम्पोर्टेंट सोशल लीडर चिटनिस साहब, उनके बच्चे का उपनयन सेरेमनी था जी। और कोई ब्राह्मण वो उपनयन सेरेमनी करना नहीं चाहता था उनके लिए जी। और करने देने के पक्ष में भी नहीं था जी। तो अंत में उनको, वो भी कम नहीं थे, डायनेमिक आदमी होंगे, वो अपना जाकर शंकराचार्य से सर्टिफिकेट लेके आया ये क्षत्रिय है, तब जाके उनका उपनयन हुआ। तो ये बताने का, उस समय शंकराचार्य ने भी इस चीज को सर्टिफाई किया कि कायस्थ जो है वो क्षत्रिय है, और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही उसका कोई एक खास नाम भी है, उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे अलाउ किया गया उपनयन के लिए। खैर ये बैकग्राउंड है। उसी बैकग्राउंड में होता क्या है कि बंगाल में जो उनको एक नेचुरल हॉस्टिलिटी थी कायस्थों से, बिकॉज दे वर इन अ पोजीशन ऑफ पावर, तो ब्रिटिशर आए, उनको समझाया ब्राह्मणों ने कि यहाँ हिंदुस्तान में रूल करने का चैलेंज नंबर 1 वो है ब्राह्मण, बट ब्राह्मण से ज़्यादा जो ब्राह्मण को पीछे से सपोर्ट देने वाला स्ट्रक्चर है, जाति स्ट्रक्चर है वो। तो इन्होंने अपने बड़े दिमाग लगाकर एक पर्टिकुलर केस में जो सक्सेशन और इनहेरिटेंस का केस था, उस केस में इन्होंने ऐसा दिमाग लगाया कि जो पिटिशनर था वो भी मिल गया, क्योंकि पिटिशनर सक्सेशन और इनहेरिटेंस का उस समय कुछ ताना बाना ऐसा था कि आप अगर द्विज कास्ट के हैं या द्विज जाति के हैं तभी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं जी, और नहीं है तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। तो उनका इनहेरिटेंस, उनका एक वेस्टर्न इंटरेस्ट हो गया अपने को शूद्र कहलाने में जी। तो बेसिकली एक ये इनहेरिटेंस और सक्सेशन, प्रॉपर्टी सक्सेशन के मामले में ये हुआ कि जिस एक ग्रुप ने ये कोशिश की कि वो अपने आप को शूद्र स्थापित कर लें। एग्जैक्टली। द्वैभंग एक ग्रुप ने नहीं, एक व्यक्ति ने कोर्ट केस में क्योंकि अगर कलकत्ता में और उसमें उसके वेस्टर्न इंटरेस्ट से अलाइन हो गया ब्रिटिश इंटरेस्ट भी जी, इनको डाउन प्ले करने का जी, इनको नीचा दिखाने का जी, कायस्थों को, और साथ में ब्रिटिशर्स के साथ ब्राह्मणों का। 3 शक्तियां जुड़ गई, एक जगह हो गई, ये पटकी दी उन्होंने जी। और उसका नतीजा हुआ कि कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा 1884 के समय कि शायद वो का राजकुमार वर्सेस कोर्ट केस है, जिसमें उन्होंने कहा कि एक जमाने में ये द्विज कास्ट थे, ट्वाइस बॉर्न थे। आज की इन चर्चा ने हमें कायस्थों के इतिहास के एक ऐसे पहलू से रूबरू कराया जिसमें विस्तार भी है, संघर्ष भी है और कई अनकहे सवाल भी हैं।
लेकिन ये कहानी अभी अधूरी है। आने वाले एपिसोड्स में हम और गहराई से जानेंगे कायस्थों की अलग अलग शाखाओं, उनके प्रवास, उनके माइग्रेशन और उनके ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जिन्होंने इस समुदाय की पहचान को एक आकार दिया। तो हमारे साथ बने रहिए द कायस्था क्रॉनिकल्स में। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ। हम जल्द ही लौटेंगे एक और दिलचस्प एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कायस्थ